नमस्कारी। स्थिर वैद्युति के अंतर्गत अपना पहला चैप्टर विद्युत क्षेत्र कवर कर रहे हैं और आज विद्युत क्षेत्र चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक है। और इस लास्ट टॉपिक में बेटा हम पढ़ने वाले हैं एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का मान। तो हम ये टॉपिक पढ़ेंगे एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर बल आघूर्ण। इस टॉपिक को पढ़ने के लिए बेटा ध्यान से देखिएगा। देखिए आपके सामने ये विद्युत क्षेत्र है, एक समान विद्युत क्षेत्र है और विद्युत क्षेत्र को दर्शाने वाली ये होती है विद्युत बल रेखाएं। ये विद्युत बल रेखाएं हैं जो कि समान गैप पर है, एक समान गैप पर है। मैंने पहले लेक्चर में आपको समझा चुका हूँ। अगर इनके मध्य में एक समान गैप हो तो तब होता है वो एक समान विद्युत क्षेत्र और दिशा भी इनकी बिल्कुल सेम है। प्यारे बच्चों, विद्युत बल रेखाएं आपको पता है प्लस से माइनस की ओर चलती हैं, प्लस से माइनस की ओर, अर्थात प्लस आवेश से बाहर की ओर निकलती हैं, माइनस आवेश में अंदर की ओर जाती हैं। अब ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे जा रही तो 100% यहाँ पे कौन सा आवेश होगा? 100% यहाँ पर प्लस आवेश ही होगा। प्लस आवेश से ही विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर निकलेंगी और माइनस आवेश की ओर विद्युत क्षेत्र रेखाएं चली जाएंगी। तो 100% यहाँ पर ये माइनस आवेश को ही दर्शाएंगी। अब इस क्षेत्र में ये रखा है वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव पर दो आवेश एक समान परिमाण के बट प्रकृति में विपरीत, एक ऋणात्मक और एक धनात्मक है। प्यारे बच्चों, इस प्लस क्यू पर इस माइनस आवेश के कारण एक बल लगेगा जो कुछ इस प्रकार से होगा। डायरेक्शन बेटे उस बल की इस प्रकार से होगी। अर्थात मैं पहले भी लेक्चर में बता चुका हूं कि प्लस आवेश के कारण जो लगने वाला बल होता है, अगर विद्युत क्षेत्र में हम धनात्मक आवेश को लाएं तो धनात्मक आवेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही होगा। विद्युत क्षेत्र की दिशा तो यही है, सेम इसी डायरेक्शन में, और इसका मान हो जाएगा बेटे F बराबर क्यू ई वेक्टर। अर्थात मैं यहां पे लिख रहा हूं F बराबर क्यू ई वेक्टर। ये प्लस आवेश के कारण बल लग रहा है इधर। मेरे प्यारे बच्चों, द्विध्रुव में ये माइनस क्यू आवेश है और माइनस क्यू आवेश पर भी एक बल लगेगा क्योंकि माइनस को प्लस अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, आकर्षित करेगा, और उस बल की जो डायरेक्शन होगी, उस बल की जो बेटा डायरेक्शन होगी कुछ इस प्रकार से होगी, ऐसे। और इसका जो मान होगा, ये मान हो जाएगा F इज इक्वल टू, बल सदिश राशि होती है, अगर हम सदिश रूप में दर्शाएंगे माइनस क्यू ई वेक्टर। ये माइनस बता रहा है बेटे कि इस बल की दिशा और इस बल की दिशा दोनों विपरीत है। अब परिमाण में तो एक समान है बल, बट दिशा में विपरीत है। परिमाण में एक समान है, दिशा में विपरीत है। अब ध्यान से समझना बेटे, अगर एक मार्कर है, इस पर मैं 5 न्यूटन का बल इस डायरेक्शन में लगाऊं, 5 न्यूटन का बल इस डायरेक्शन में लगाऊं, तो बताइए ये मार्कर किस ओर गति करेगा? आप कहेंगे कि सर ये तो मार्कर गति ही नहीं करेगा। क्यों? 5 न्यूटन का बल इस डायरेक्शन में, 5 न्यूटन का बल इस डायरेक्शन में, और दोनों बल एक दूसरे को संतुलित कर देंगे। दिशाएं विपरीत हो गई तो बल संतुलित, अर्थात मार्कर पर नेट बल 0 होने के कारण मार्कर गति ही नहीं करेगा। अब प्यारे बच्चों, अगर ये मार्कर कुछ इस प्रकार से हो, ये मार्कर कुछ इस प्रकार से हो, अब इस पर बल 5 न्यूटन का इधर लगे, 5 न्यूटन का बल इधर लगे, बलों की दिशाएं विपरीत हैं, बलों पर परिमाण बिल्कुल एक समान है, 5 न्यूटन इधर, 5 न्यूटन इधर, तो बताइए क्या मार्कर गति करेगा? अब हाँ, अब कह सकते हैं कि हाँ सर मार्कर गति कर सकता है। अब सवाल उठता है कि बल तो अब भी उतना ही लग रहा है 5 न्यूटन, बल तो इधर भी 5 न्यूटन ही लग रहा है और दिशा भी दोनों विपरीत है, तो अब इस कंडीशन में मार्कर गति क्यों कर रहा है? तो इस रीजन को समझने के लिए हमें समझना होगा बेटे ये बात। देखिए, अगर मार्कर हमारा कुछ इस प्रकार से है और बल इस डायरेक्शन में लग रहा है और एक बल इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो प्यारे बच्चों दोनों बलों की जो क्रिया रेखा है, देखिए ये बल इस डायरेक्शन में है तो किस रेखा में बल लग रहा है?
बल लग रहा है बेटे इस रेखा में, यानी एक रेखा है, इसे कहते हैं क्रिया रेखा। इस डायरेक्शन में बल लग रहा है, तो इसकी क्रिया रेखा किधर है बेटे? इसकी क्रिया रेखा कुछ इस प्रकार से है। अब अगर दो विपरीत बल हो बट दोनों क्रिया रेखाएं अलग अलग हों, एक ही वस्तु पर क्रिया रेखाएं अलग अलग होंगी, तब वस्तु गति कर सकती है। लेकिन यहां पर क्या कंडीशन थी? हमारा एक मार्कर कुछ इस प्रकार से था बेटे, 5 न्यूटन का बल हमने इधर लगाया, 5 न्यूटन का बल हमने इधर लगाया। अब मार्कर ना तो इधर गति करेगा ना इधर गति करेगा। क्यों? क्योंकि दो क्रिया रेखाएं नहीं बन रही। अगर एक ही क्रिया रेखा होंगी, एक ही क्रिया रेखा में दो विपरीत बल लगेंगे, दो विपरीत दिशा में बल लगेंगे, तब कोई भी वस्तु गति नहीं करेगी। देखिए इस बल की क्रिया रेखा क्या होगी? देखो इस बल की क्रिया रेखा इस प्रकार से होगी, इस बल की क्रिया रेखा, इस बल की क्रिया रेखा भी इस प्रकार से होगी, और दोनों क्रिया रेखा बेटे एक ही है, एक ही दिशा में है सब। और अगर दोनों क्रिया रेखा एक ही होंगी, एक वस्तु पर दोनों क्रिया रेखाएं एक ही होंगी, तब वस्तु गति ही नहीं करेगी। बट अगर एक वस्तु पर दो बल विपरीत दिशा में लगे लेकिन उन बलों की क्रिया रेखा अलग अलग हो, जैसे इस बल की क्रिया रेखा ये है, इस बल की क्रिया रेखा ये है, ये क्रिया रेखा अलग है, ये क्रिया रेखा अलग है, अब चांस है, अब संभावना है कि वस्तु गति कर सकती है। तो प्यारे बच्चों, ये विद्युत द्विध्रुव भी हमारा विद्युत क्षेत्र में कुछ इसी प्रकार से रखा है कि ये थीटा कोण पर रखा है, थीटा कोण पर रखा है, और इस पर दो बल, एक क्यू ई वेक्टर इधर, एक माइनस क्यू ई वेक्टर इधर, परिमाण में एक समान है बट दिशा में विपरीत है। लेकिन थीटा कोण पर होने के कारण इन दोनों की क्रिया रेखाएं अलग अलग होगी कुछ इस प्रकार से। इसलिए यह विद्युत द्विध्रुव गति कर सकता है, घूम सकता है। अब देखिए, अगर किसी वस्तु पर, मैं लिख रहा हूं, यदि किसी वस्तु पर दो बल लगाने से उनकी क्रिया रेखा अलग अलग हो, तो वे दोनों बल वस्तु को घुमाने की, चलाने की नहीं, गति कराने की नहीं, घुमाने की प्रवृत्ति रखते हैं, जिसे क्या कहते हैं बेटे? बल आघूर्ण कहते हैं। ये होता है हमारा बल आघूर्ण, ये हमारा बल आघूर्ण है। अगर दो क्रिया रेखाएं अलग अलग होंगी तब लगने वाले बल वस्तु को घुमाने की प्रवृत्ति रखेंगे, और उसे क्या कहेंगे? बल आघूर्ण। और बल आघूर्ण को बेटे याद रखना, प्रदर्शित किससे करते हैं? टो से। प्रदर्शित किससे करते हैं बेटे? टो से। अब हमें इस टॉपिक में बल आघूर्ण का ही मान ज्ञात करना है, बल आघूर्ण का ही मान हमें ज्ञात करना है। तो देखिए, इस द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण टो कुछ इस प्रकार से होगा। टो बराबर हो जाएगा, देखिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ताकि कंप्लीट एक ही लाइन में आ जाए। टो बराबर, दो बल लग रहे हैं ना, है तो विपरीत प्रकृति के, परिमाण में एक समान है, तो किसी भी एक आवेश पर, किसी भी एक आवेश पर लगने वाला बल, और उस बल का याद रखना परिमाण, किसी भी एक आवेश पर लगने वाले बल का परिमाण गुना दोनों आवेशों की, ये मेन लाइन है, दोनों आवेशों की, एक आवेशी रहा, क्रिया रेखा से
लंबवत दूरी। देखिए बल आघूर्ण आपको याद करना है तो विद्युत द्विध्रुव में किसी भी एक आवेश पर लगने वाला बल, चाहे ये बल ले लीजिए और चाहे ये बल, और उसका परिमाण, ये बेटे माइनस तो डायरेक्शन को बता रहा है, परिमाण तो केवल क्यू ई वेक्टर ही है दोनों के, और दोनों आवेशों की क्रिया रेखा से लंबवत दूरी, ये मेन लाइन है, दोनों आवेशों की क्रिया रेखा से लंबवत दूरी। तो बेटा दोनों आवेशों की क्रिया रेखा से लंबवत दूरी कितनी होगी सर? प्यारे बच्चों देखो, ये टो बराबर किसी भी एक आवेश पर लगने वाला बल कितना, क्यू ई, बट सर ये कितना लिया हम, दोनों आवेशों की क्रिया रेखा से लंबवत दूरी कितना लिया, एक वर्ड ये लंबवत दूरी। प्यारे बच्चों मैं चित्र में दर्शा रहा हूं आपको, इसकी क्रिया रेखा कुछ इस प्रकार से होगी ना, इस बल की क्रिया रेखा कुछ इस प्रकार से होगी ना, ये सब क्रिया रेखा ही था इस डायरेक्शन में, और इसकी क्रिया रेखा कुछ इस डायरेक्शन में, तो दोनों क्रिया रेखाएं आपको नजर आ गई। और इसने क्या कहा, दोनों क्रिया रेखाओं की लंबवत दूरी। तो प्यारे बच्चों लंबवत दूरी के लिए क्या करेंगे, इस पर लंब डाल देंगे कुछ इस प्रकार से, और ये जो दूरी होगी अब ये दूरी कहलाएगी लंबवत दूरी। अब इसका मान कैसे ज्ञात करें, क्योंकि आपने यहां पर लंब डाला है, तो ये कितने डिग्री का कोण हो गया, 90 डिग्री का कोण, ये थीटा है तो ये कोण भी थीटा ही होगा, ये 90 डिग्री का कोण है। तो प्यारे बच्चों यहां से हमें इसका मान ज्ञात करना है, क्योंकि लंबवत दूरी, इसका मान ज्ञात करना है, एक समकोण त्रिभुज बनना है, समकोण त्रिभुज में ये क्या है, लंब, और ये क्या है, कर्ण। तो एक ऐसा टर्म देखो त्रिकोणमिति का जिसमें लंब और कर्ण आता हो, हमारे पास एक ही तो है वो, कौन, साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब अपॉन कर्ण। देखिए लंब का मान तो हमें ज्ञात करना है, मान लेते हैं इसका ए, ये बी, और यहां पर ये सी। देखिए साइन थीटा बराबर लंब कितना है बेटे, बी सी, जिसका हमें ज्ञात करना है, कर्ण कितना है 2a, और यहां से बी सी ज्ञात हो जाएगा 2a साइन थीटा। कैसे, ब्रज गुना करके, क्रॉस गुना कर दी हमने, क्रॉस मल्टीप्लाई, और बी सी का मान हम ज्ञात कर चुके हैं, और बी सी तो हमारी लंबवत दूरी है, तो मान रख दो यहां पर कितना, 2a साइन थीटा। क्लियर हुई बात? प्यारे बच्चों याद रखना, कोई भी एक आवेश कोई भी एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आपने पढ़ा था, विद्युत द्विध्रुव में कोई भी एक आवेश का परिमाण, आवेश का परिमाण तो ये, और दोनों आवेशों के मध्य की दूरी ये मिलकर के क्या कहलाते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अर्थात हमने पढ़ा था P बराबर 2QA, तो हम लिख सकते हैं टो बराबर इतने की जगह हम क्या लिख सकते हैं, P। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की डेफिनेशन यही तो होती थी बेटा, कि विद्युत द्विध्रुव में कोई भी एक आवेश का परिमाण की बात कर रही है, और दोनों आवेशों के मध्य की दूरी कितनी है, 2a का गुणनफल, यानी 2a और q का गुणनफल क्या कहलाता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P। अब ये बचा हमारे पास E और इंटू साइन थीटा। अब याद रखना बेटा बल आघूर्ण, ये फॉर्मूला आपका ज्ञात हो गया, बट बल आघूर्ण भी कैसी राशि होती है, सदिश। अब इसे सदिश रूप में कैसे लिखें, आपने क्लास 11th में वेक्टर वाला एक चैप्टर पढ़ा होगा, और वेक्टर के चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि सर सदिशों का गुणनफल ही दो प्रकार से होता है, क्रॉस गुना और डॉट गुना। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आपने पढ़ा होगा ए बी साइन थीटा, और सेम यही रूप आपको यहां नजर आ रहा है ना, पी ई साइन थीटा। तो हम इसे किस रूप में लिख सकते हैं, हम बेटा इसे इस रूप में लिख सकते हैं कि टो वेक्टर बराबर, क्योंकि टो तो एक सदिश राशि है, टो वेक्टर बराबर पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। ये सदिश रूप में होगा, इसकी सदिश रूप में इसका मान कितना हो जाएगा, और अदिश रूप में यह हो जाएगा। तो आपको जो बल आघूर्ण याद करना था वो आप याद कर चुके हो, बट इसमें कुछ विशेष स्थिति आती है बेटे, वो विशेष स्थिति कंडीशन आप समझिएगा। उस कंडीशन में सबसे पहली कंडीशन कौन सी आएगी, आपका जो टॉपिक है वो तो कंप्लीट हो चुका है, बट पहली कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन
क्या, यदि यह विद्युत द्विध्रुव जो आपने रखा है विद्युत क्षेत्र में वो इस प्रकार से रखा हो, ऐसे कि माइनस क्यू और प्लस क्यू, इस प्रकार से रखा हो। देखिए विद्युत क्षेत्र ये है ना, ये सब क्या है विद्युत क्षेत्र, और इसमें ऐसे रखा हो हमारा विद्युत द्विध्रुव। तो बताइए कितने अंश का कोण बनना है। प्यारे बच्चों यहां पर कोण जो बनेगा 0 अंश का बनेगा, अर्थात यदि थीटा बराबर 0 डिग्री हो तब क्या होगा, अगर थीटा 0 डिग्री हो अर्थात विद्युत क्षेत्र के समांतर रखा हो विद्युत द्विध्रुव, तब बल आघूर्ण कितना हो जाएगा, तब बेटे बल आघूर्ण हो जाएगा पी ई साइन और थीटा की जगह 0 और टो का मान कितना आ जाएगा 0, तब बल आघूर्ण 0 हो जाएगा। और इस कंडीशन में हमारा जो द्विध्रुव है बेटे, विद्युत द्विध्रुव जो होगा वो साम्य अवस्था में होगा, बट कौन सी, स्थाई साम्य अवस्था में, स्थाई साम्य अवस्था में। स्थाई साम्य अवस्था किसे कहते हैं बेटे, स्थाई साम्य अवस्था का मतलब वो ना इधर गति करेगा ना उधर गति करेगा, बिल्कुल अपनी जगह ही निश्चित रह जाएगा, तो उसे कहेंगे स्थाई साम्य अवस्था। बट अगर हमारा वैद्युत द्विध्रुव ये 0 अंश पे ना हो, कुछ इस प्रकार से हो जाए, ये विद्युत क्षेत्र रेखा है ना, ये विद्युत क्षेत्र रेखा है, मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ बच्चों, विद्युत क्षेत्र रेखा है कुछ इस प्रकार से है बेटे, ये हमारी विद्युत क्षेत्र रेखा है और ये अपना वैद्युत द्विध्रुव था माइनस क्यू से लेकर के प्लस क्यू तक। बट वैद्युत द्विध्रुव कुछ इस प्रकार से रखा है कि इसका माइनस क्यू इधर है और प्लस क्यू इधर है, तब कितने अंश का कोण बनना है। देखिए अगर इस तरीके से रखा हो, समझिए ये वैद्युत द्विध्रुव है, यहाँ पर ये प्लस है लाल कैप की ओर और ये माइनस है ऐसे, तो यहाँ पर कितना अंश का कोण बनना है 0 अंश का कोण, क्योंकि प्लस किसकी ओर अट्रैक्ट हो गया माइनस की ओर, तो रियलिटी में ही 0 अंश का कोण बनना है और उसके समांतर भी है। बट अगर ये मारकर हमारा ये द्विध्रुव ऐसे हो जाए, इस तरीके से हो जाए, यानी प्लस का पॉइंट प्लस की ही ओर हो जाए, है तो समांतर, इसे समांतर नहीं कहते बेटे, इसे कहते हैं प्रति समांतर, इसे कहते हैं प्रति समांतर। अर्थात अगर वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के प्रति समांतर हो, उसे कहते हैं कि थीटा बराबर 180 डिग्री का हो, तब क्या होता है, तब हमारा जो वैद्युत द्विध्रुव है इसका मान, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो मान होगा टो बराबर पीई साइन 180 डिग्री। और याद रखना बेटे साइन 180 का मान भी कितना होता है 0, तो इसका मान 0 होने के बाद टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। तो हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पर, हमारा जो वैद्युत द्विध्रुव है उस पर लगने वाला बल आघूर्ण अभी भी कितना आया है 0, जब थीटा का मान कितना हो 180 डिग्री। लेकिन अभी भी ये कहेंगे तो साम्य अवस्था में, क्योंकि हलचल तो ना नहीं गई, लेकिन अब इसे कहेंगे अस्थाई, अस्थाई साम्य अवस्था। अस्थाई साम्य अवस्था का मतलब बेटे ये है कि ये, क्योंकि देखिए मैंने बताया था ये प्लस चार्ज है, यहाँ ये माइनस है मान के चले, और अगर ऐसे आ जाए तो प्लस की ओर प्लस आ रहा है ना, और प्लस प्लस को क्या करता है प्रतिकर्षित करता है, तब प्लस प्लस को प्रतिकर्षित करने के कारण इसमें एक गुण आएगा गति करने का, ये तो गति करने का प्रयास करेगा, इसीलिए इसे अस्थाई कहा है। और अगर ऐसे होता इसे स्थाई क्यों कहा है, क्योंकि देखो खुद प्लस माइनस की ओर चल के खुद ही आ गया। अब इसे ये माइनस ये नहीं कहेगा कि आप कहीं और गति करो, इसे कहेगा कि भाई साहब आराम करो आराम करो, माइनस प्लस की ओर ही आ जाओ, तो इसलिए से कहा था हमने स्थाई साम्य अवस्था। बट इसकी तीसरी विशेष कंडीशन भी हम समझ लेंगे और ये हमारा चैप्टर और ये हमारा टोटल टॉपिक बिल्कुल फिनिश हो जाएगा। और थर्ड कंडीशन क्या है बेटे, अगर ये वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के ऐसे लंबवत रखा हो, लंबवत का मतलब थीटा बराबर अगर 90 डिग्री पर हो, तब टो बराबर हो जाएगा पीई साइन 90। और आप याद रखना साइन 90 का मान त्रिकोणमिति टेबल में मैक्सिमम अधिकतम होता है, इसके बाद जैसे जैसे साइन 90 से आप आगे बढ़ोगे तो वैल्यू माइनस मानी शुरू हो जाएगी, अर्थात इसका मान तो अधिकतम हो जाता है, तब हम कहेंगे टो मैक्सिमम हो जाएगा, टो मैक्सिमम हो जाएगा तब जब थीटा बराबर 90 हो, और उसकी जो वैल्यू होगी बेटे वो P और E
इसकी गुना के बराबर होगी, अर्थात वैद्युत अक्षेत्र की जो तीव्रता है उसका मान देगा, वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण का मान देगा, दोनों की मल्टीप्लाई करके आपको टो मैक्सिमम अर्थात अधिकतम बल आघूर्ण ज्ञात हो जाएगा। तो कुछ प्रकार से ये 3 विशेष स्थितियां थी इसकी। प्यारे बच्चों, ये चैप्टर और ये टॉपिक इसी के साथ कंप्लीट हो गया। कोई भी डाउट इस चैप्टर में आया हो कमेंट में आप बताइए, आपका सॉल्यूशन नेक्स्ट डे आपको फिर मिलेगा। धन्यवाद बने रहने के लिए।